नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खबरों के साथ, लेकिन पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 4 जून से पहले जनादेश की झलक। आईबीसी 24 का सबसे सटीक एग्जिट पोल। 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 340 सीटें मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश में 29 में से बीजेपी को 27 और छत्तीसगढ़ में 11 में से बीजेपी को 9 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद कांग्रेस ने बुलाई बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे बैठक। लोकसभा के सभी प्रत्याशियों को बैठक में शामिल होने के दिए गए निर्देश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज करेंगे सरेंडर। जमानत याचिका पर 5 जून को होगा फैसला। मेडिकल टेस्ट के नाम पर लगाई है याचिका। जबलपुर डबल मर्डर केस में कई सनसनीखेज खुलासे। आरोपी ने घटनास्थल पर नाबालिग से बनाए शारीरिक संबंध। पुलिस ने दुष्कर्म का केस किया दर्ज। श्योपुर में सीप नदी में पलटी श्रद्धालुओं से भरी एक नाव। 3 बच्चों सहित 7 लोगों की दुखद मौत। 11 लोग थे नाव में सवार। भोपाल में रेस्टोरेंट बिल्डिंग में लगी भीषण आग। 12 दमकल वाहनों ने पाया कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। कोई जनहानि नहीं। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और चलिए बात करते हैं खबरों के विस्तार से। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। भोपाल के मिलन रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग भामाशाह टावर के 4थे फ्लोर पर लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले भोपाल से खबर है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका है। जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल कर्मियों को दी गई। दमकल कर्मियों के वाहन पहुंचे मौके पर आग बुझाने के लिए और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलाके की बिजली सप्लाई को बंद किया गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के समय ये रेस्टोरेंट बंद था, अंदर लोग मौजूद नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें देखिए आप। फायर कर्मियों को थोड़ी मशक्कत जरूर करना पड़ी, लेकिन अंततः आग पर काबू पाया गया। और जिस वक्त ये आग लगी इस वक्त रेस्टोरेंट में कोई लोग मौजूद नहीं थे। हालांकि आग लगने की प्रारंभिक कारण जो सूचना मिल रही है वो शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई है। नुकसान जरूर हुआ है। रेस्टोरेंट में रखा सामान, टेबल, कुर्सियां, काफ़ी नुकसान हुआ है जो इस आग की चपेट में आ गए, जलकर खाक हो गए। लेकिन किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है क्योंकि लोग मौजूद नहीं थे। भामाशाह टावर की ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की आप देखिए। आग लगने की सूचना जैसे ही फायर कर्मियों को लगी, तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बड़ी खबर है। बिलासपुर के रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस में आग लग गई। ऑफिस का सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने के लिए। हालांकि अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिम्स चौक की यह घटना देखिए। बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिम्स चौक स्थित ये ऑफिस में आग लगी है और कुछ देर पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आग से काफी नुकसान हुआ है। ऐसी ही आग लगने की एक बड़ी खबर सतना से मिली। सतना के गोदाम में आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम में यह आग लगी जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। जीवन ज्योत कॉलोनी में यह गोदाम मौजूद है जहां पर आग लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग काफी भयावह रूप ले चुकी है। ये तस्वीरें सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र की है जहां एक गोदाम में आग लग गई।
इधर जबलपुर के दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी नाबालिग और उसके प्रेमी मुकुल सिंह ने मृत पिता और मासूम की हत्या के बाद भी लाश के सामने शारीरिक संबंध बनाए थे। दोनों आरोपी हत्या के बाद 4 घंटे तक घर में रुके थे। नाबालिग की मेडिकल जांच के बाद आरोपी मुकुल सिंह के विरुद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी में रेल कर्मी और उसके मासूम बेटे की हत्या की गई थी और इसी मामले में पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर लाकर एक मर्डर का सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। उस समय जब घटना घटित हुई थी तो आरोपी और जो नाबालिग बच्ची है उन्हें जो भी वहाँ एक्टिविटी उनकी हुई थी तो उसी को जो हमने अभी तक एक्सपेक्ट, क्योंकि अभी तक आरोपी हमारे पास था नहीं, अभी उसको लेके आने से अब वो एक्चुअल जो घटना हुई थी उसने जैसा बताया उसको हमने जो अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया है उसके साथ मैच किया है, तो लगभग वो मैच हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जबलपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस खूंखार आरोपी को शैतान कहना कतई गलत नहीं होगा। किस तरह उसने पहले अपने सीने पर टैटू बनवाया, उसके मंसूबे काफी खतरनाक थे लेकिन वो नाकामयाब हो पाया और अब बड़ा खुलासा हुआ, उसने उसी जगह पर दुष्कर्म किया था। पुलिस का क्या कहना है, क्या खुलासा हुआ है? और हाँ, देखिए, जबलपुर के दोहरे हत्याकांड में आत्मसमर्पण के बाद लगातार पुलिस जो है आरोपी मुकुल सिंह से पूछताछ कर रही है। कल हत्याकांड का रिक्रिएशन कराने के लिए रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी लेकर आरोपी को पुलिस पहुंची थी, जहां पूरे हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया है उसका रिक्रिएशन किया गया था। इस दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी जो है आधी रात को मृतक के घर में घुसा था और जो उसकी नाबालिग प्रेमिका है, मृतक की बेटी, उसने ही दरवाज़ा खोला था और उसी से वह अंदर गए थे और उसके बाद उसने पहले वहाँ पर हत्या वारदात को अंजाम देने के पहले अपनी जो मृतक प्रेमिका है उसके साथ उसके रूम में पहले शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके बाद दोनों ने मिलकर पहले पिता की हत्या की और पिता की हत्या के दौरान जब उसका भाई जो था 9 साल का मासूम तनिष्क, वह उठ गया था तो उसको भी उन्होंने मारा और उसके बाद फिर दोनों ने लाश के सामने ही शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान भाई लगभग 4 घंटे उस घर पर भी रहे हैं और सुबह भागने से पहले उन्होंने किचन में, जहां पर पिता की लाश को छुपा कर रखा गया था, वहां पर मैगी बनाकर खाई थी और भाई की लाश को पॉलीथिन में लपेटकर फ्रिज में रख दिया गया था। और उसके बाद वह 4 घंटे जब उन्होंने घर पर बिता ली, उसके बाद बारी बारी कर भाई उस घर से फरार हुए। लेकिन एक गलती जो नाबालिग लड़की थी वह कर गई। वह जाते जाते उसने व्हाट्सएप से जो ऑडियो मैसेज है अपने एक रिश्तेदार को भेज दिया और उसमें कहा कि उनका जो पड़ोसी है मुकुल सिंह, उसने उसके पिता और भाई की हत्या कर दी। उसके बाद दोनों आरोपी भाग गए और लगातार वह पुलिस को छकाने के लिए देश के कई राज्यों में उन्होंने वह गए। जब पुलिस वहां पहुंची थी वह एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंच जाते थे और इसके बाद वह नेपाल तक गए। लेकिन जब उनके पुलिस ने उनके बैंक के खाते सीज कर दिए, उनके पास खाने के लाले पड़ गए, तो वह हरिद्वार और मंदिर आश्रमों की शरण लेने लगे। और इसी दौरान जो है लोगों ने आरोपी को पहचाना और जो नाबालिग लड़की थी उसे पुलिस के हवाले किया। और आरोपी जब वहां से भागा तो वह अपने कि पुलिस पूछताछ में नाबालिग को टॉर्चर न करे, इसका हवाला देकर वह जबलपुर के सिविल लाइन थाने में आकर उसने जो है आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था। लेकिन पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है, लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। जैसा कि आरोपी मुकुल सिंह ने टैटू बनवाया था, उस टैटू में 5 नरमुंडे बनाए थे कि किन 5 लोगों की हत्या। पिछले 3 दिनों में इस पूरे मामले में कई डेवलपमेंट हुए हैं, कई खुलासे हुए हैं। किस तरह उसने ये भी कबूल किया, पुलिस ने ये भी खुलासे में पूछताछ में कबूल किया है उसने कि वो 5 लोगों की हत्या करना चाहता था। दोहरे हत्याकांड में वो 3 लोगों को मार नहीं पाया। उसकी मनस्थिति क्या रही होगी, क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक है? पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट साझा की है। हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस ने जो है उसका मेडिकल कराया है मुकुल सिंह का, उसमें साफ तौर पर आ रहा है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक है, लेकिन इसके इरादे काफ़ी खूंखार हैं, खतरनाक इरादे हैं, क्योंकि यह उस बात का बदला लेना चाह रहा था जिसमें इसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था नाबालिग ने और इसे जेल जाना पड़ा था। और जब जिस दौरान वह जेल में रहा था उसी दौरान इसने पूरी जो है प्लानिंग रच ली थी कि किस तरीके से उसको 5 लोगों को मौत के घाट उतारना है। उसमें नाबालिग के पिता, उसकी पड़ोसी, उसकी एक रिश्तेदार, जो महिला एसआई जो कार्रवाई
कार्रवाई कर रही थी इस पूरे उसकी इन्वेस्टिगेशन, वो और खुद नाबालिग प्रेमिका जो इसकी खुद की प्रेमिका है जिसने हत्याकांड में उसका सहयोग किया है अपने पिता को मारने में, उसको भी मारने की इसकी प्लानिंग थी। लेकिन ये पूरी प्लानिंग उसकी सिर्फ यही तक कामयाब हो पाई कि उसने उसके पिता और भाई को मारा, बल्कि जो उसकी प्रेमिका है, महिला एसआई है और उसके जो पड़ोसी हैं उनको मारने में वह कामयाब नहीं हो पाया। अगर इस हत्याकांड के बाद पुलिस का कहना है कि अगर वह फरार नहीं होते और जो नाबालिग लड़की है वह अपने रिश्तेदारों को वॉइस मैसेज के जरिए नहीं बताता तो शायद इनको पकड़ना भी मुश्किल होता और इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को काफ़ी मुश्किलों का सामना जिस तरीके से करना पड़ा उससे ज़्यादा करना पड़ सकता था, क्योंकि उनके पास सिर्फ क्लू में सीसीटीवी फुटेज था कि ये 2 लोग जो हैं साथ में भागे, इसके अलावा और कोई क्लू नहीं था। लेकिन पुलिस लगातार इन को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी। लेकिन आरोपी जो है इतना शातिर है मुकुल सिंह, क्योंकि वह लगातार जो है क्राइम थ्रिलर सीरियल देखते आ रहा था और उन्हीं सीरियल के आधार पर उसने पुलिस से बचने के तरीके भी सीखे थे और इस घटनाक्रम को अंजाम भी दिया था। इस पूरे मामले में अभिषेक एक बात तो साफ है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, हाई प्रोफाइल मर्डर का मामला है जिसमें पुलिस खुलासे कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इधर राजधानी भोपाल में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। भोपाल में चरित्र संदेह के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को जलाकर कई टुकड़ों में खंती में फेंक दिया। खोपड़ी, पांव सहित करीब 14 टुकड़े शरीर के मिले हैं। पति ने अपनी ही पत्नी की देखिए किस तरह हत्या की, उसके मंसूबे कितने खूंखार थे। अपनी पत्नी के शरीर के अवशेष उसने अरवलिया खंती में फेंक दिए। पुलिस ने हालांकि इस मामले में जांच शुरू करते हुए जांच प्रारंभ की और जांच में यह पाया कि महिला के शव के कई टुकड़े अलग अलग उस इलाके से मिले हैं। आरोपी का नाम नदीम है, जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। बीते 21 मई की यह घटना है। भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने इस मामले में जब जांच की तो पता चला कि आरोपी कितना खूंखार था, उसके इरादे कितने खूंखार थे। आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और उसे खंती में फेंक दिया। पुलिस ने इस बात की जानकारी साझा की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फिलहाल आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर टीकमगढ़ से है। टीकमगढ़ में एक बाइक सवार बदमाशों ने चौकीदार को गोली मार दी। गैस एजेंसी के चौकीदार को गोली मारी है। गोली लगने से चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसे गोली लगी चौकीदार और उसे उपचार के लिए एडमिट किया गया है। दरअसल गैस एजेंसी ऑफिस में काम करता था चौकीदार, सुरक्षा गार्ड बताया जा रहा है। बड़ा गांव दसान थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये हादसा हुआ। टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं श्योपुर से मिल रही इस वक्त एक बड़ी खबर का। श्योपुर में सीप नदी में यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई और इस हादसे में दुखद 7 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स की तलाश जारी है। हालांकि 4 लोगों ने तैरकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। सरोदा गांव की यह घटना है। यह बेहद दुखद हादसा हुआ कल देर शाम की यह बात है, जब नाव में सवार कई लोग इसमें डूब गए। 4 लोगों ने तो जैसे तैसे तैरकर अपनी जान बचा ली, क्योंकि उन्हें तैरना आता था। लेकिन जो तैर नहीं पाए, जिन्हें तैरना नहीं आता था, वो इस हादसे में शिकार हो गए। दुखद मौत हुई है लोगों की। हालांकि एक शख्स अभी भी लापता है। राहत बचाव का कार्य देर रात जारी था, लेकिन रात अधिक होने की वजह से और अंधेरा अधिक होने की वजह से तलाश पूरी नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी घटनास्थल पर पहुंचने के सीएम ने निर्देश दिए और खुद प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने इस मामले में दुखद हादसे में ट्वीट भी किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की। हालांकि हादसा हुए लगभग 12 घंटे हो चुके हैं और 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक एक शख्स की तलाश पूरी नहीं हो पाई है। कुछ लोगों की मौत हुई है और 4 लोग जरूर इस हादसे में बच गए। 7 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है। नाव में लोग सवार थे और नाव पलट गई। हालांकि हादसा कैसे हुआ ये अभी जांच का विषय है, लेकिन एक शख्स अभी भी लापता है और 7 लोगों की मौत हो गई।
घटना में कुल 11 लोगों में से 4 लोग जो है जीवित निकाले जा चुके हैं और 7 जो है बॉडीज़ अभी एसडीआरएफ के द्वारा निकाली गई है और अंतिम उनका जो हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसके बाद बता पाएंगे कि 7 में से कितने जो है डेड है और उसमें से यदि कोई जीवित है तो कितने हैं। शनिवार को देश में 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई। 2 दिन बाद परिणाम आएंगे, लेकिन उसके पहले महा एग्जिट पोल्स आए हैं। अलग अलग एजेंसियों के क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल्स, आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव के 7 फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल्स के डेटा के मुताबिक सर्वे एजेंसियों के रुझानों का औसत बताता है कि एनडीए को 362 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के हिस्से में 149 सीटें ही आ रही है, जबकि अन्य दलों को 32 सीटें मिलने का अनुमान है। हिंदी पट्टी के राज्य यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बढ़त मिल रही है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। वहीं IBC 24 के एग्जिट पोल में भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। न्यूज चैनल्स और एजेंसियां किसे कितनी सीटें दे रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। एग्जिट पोल से मिले रुझानों को अगर 4 जून को होने वाली मतगणना के नतीजों का पूर्वानुमान माना जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तमाम सर्वे एजेंसियों के रुझानों का औसत बता रहा है कि एनडीए को 367 सीटें मिल सकती हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के हिस्से में 150 सीटें आ रही हैं, तो वहीं अन्य दलों को 26 सीटें मिल सकती हैं। अलग अलग सर्वे एजेंसियों के रुझानों पर नजर डालें तो मीडिया समूह IBC 24 के एग्जिट पोल में एनडीए को 340 जबकि इंडिया को 187 सीटें मिलने का अनुमान है। जन की बात SAAM के मुताबिक एनडीए को 377 सीटें जबकि इंडिया को 151 सीटें। इंडिया टुडे पोल स्टार्ट के मुताबिक एनडीए को 371 सीटें जबकि इंडिया को 125 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आर भारत मैट्रीज एनडीए को 361 जबकि इंडिया को 126 सीटें दे रहा है। रिपब्लिक टीवी PMarQ के हिसाब से एनडीए 359 और इंडिया 154 पर सिमटती दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के सामने आने के बाद जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों में किए गए कामों पर जनता की मुहर बताया है, तो विपक्षी दल एग्जिट पोल के रुझानों को ठुकराते नजर आ रहे हैं और वास्तविक नतीजों के लिए 4 जून का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। जिस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है उससे एक चीज स्पष्ट है, लाभार्थियों को फायदा हुआ है और हम यही चाहते हैं कि एग्जैक्ट पोल हो या एग्जिट पोल, अंत में जो जीता वही सिकंदर और ये जीत भारतीय जनता पार्टी का है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कमाल करती नजर आ रही है। एमपी और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय मीडिया समूह IBC 24 की तरफ से किए गए एग्जिट पोल में एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराती दिख रही है। IBC 24 के एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में बीजेपी को 27 सीटें जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 सीटें जबकि कांग्रेस के हिस्से में केवल 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बाकी सर्वे एजेंसियों के रुझान भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हैं। अगर इनका औसत निकाला जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीटें, तो वहीं एमपी में बीजेपी को 28 और कांग्रेस को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे एजेंसियों के इन रुझानों से जहां एमपी और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता गदगद दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस ने इन रुझानों को सच्चाई से कोसों दूर करार दिया है। 300 से अधिक नहीं, 400 पार जा रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिला के, और अकेली भारतीय जनता पार्टी 370 क्रॉस कर रही है। मध्य प्रदेश में भी सभी 29 सीटें हम जीत रहे हैं। ये विजय की
आप सुना भी देखिएगा पूरे देश में। पूरे देश में वातावरण अच्छा था, छत्तीसगढ़ में तो था ही, और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि कुछ सैंपल ले लें और उसके आधार पर पूरे लोकसभा सीट का आप सर्वे कर लें। तो इसमें अधिकांश समय हम लोगों ने देखा कि जो सर्वे आता है उसके उलट रिजल्ट आते हमने देखा है। तो ठीक है, सब न्यूज चैनल के अपने अपने PR की सवाल है और डिस्कशन भी करा रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में पूरे जनता बदलाव के मूड में थी और उसी तरीके से भारी मतदान हुआ है। और खासकर अगर बस्तर की बात करूं तो बस्तर में भी हमारे उम्मीदवार प्रवासी लखमा जी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में भारी जन समर्थन लोगों का मिला है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बस्तर की सीट के साथ साथ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में हमको सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल से सामने आए रुझानों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से किए जा रहे इन दावे और प्रति दावों में कितना दम है, इसका पता 4 जून को मतगणना के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल तब तक एग्जिट पोल के रुझानों को लेकर समीक्षा का दौर चलता ही रहेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो देखा आपने, एग्जिट पोल के नतीजे तो आ गए हैं, जिसमें बीजेपी बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को मामूली बढ़त के साथ ही संतोष करना पड़ रहा है। एग्जिट पोल पर राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमने तो आपको शुरू से कहा था कि ये सरकारी एग्जिट पोल्स हैं, ये वही बताएंगे जो सरकार चाहती है इन्हें बताना। इसको आप गंभीरता से लेंगे तो आप गलत करेंगे। इसको आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का एक स्रोत मानिए और एंजॉय कीजिए। इसलिए जो भी एग्जिट पोल आज दिखाए जा रहे होंगे उस पर न जाते हुए हमारी भूमिका स्पष्ट है कि आखिरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता का कौल ही ये सबसे बड़ा होता है। जो ये मतदान हुआ है, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये वही दिखाते हैं कमल के निशान में मोदी जी की गारंटी पर ही दबाया होगा। मुझे उम्मीद है लोकतंत्र अगर स्वस्थ है तो 25 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस इस देश के लोकतंत्र का, इस राज्य के लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा नहीं हो सकते। ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है, और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। एग्जैक्ट पोल नहीं है, और 4 जून को जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से ज़्यादा सीटें, 295 प्लस सीटें आएंगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। चलिए, सबके अपने अपने दावे हैं। इंतजार 4 जून का रहेगा जब अंतिम परिणाम सबके सामने आएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।